हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीआईपी टू सिर्फ, जहां मिलते हैं आपको एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट। मैं हूं विपुल और आज मैं आप लोगों के लिए आया हूं यहाँ पे आरबीपीओ मेंस एग्जाम के लिए पेपर को अटेम्प्ट करने की सही स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी क्यों ज़रूरी है इसके बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हैं, आप सभी का एग्ज़ाम 10th को आपका एग्ज़ाम है पीओ का, और फिर 16th को आपका एग्ज़ाम है क्लर्क का। दोनों एग्ज़ाम कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे पेपर का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे टाइम नहीं दिया जाता है। आपको खुद से डिवाइड करना होता है, खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सभी सेक्शन को टाइम देना होता है। और जो जो तैयारी आप करते आ रहे हैं पिछले 6 महीने से 1 साल से, वो सारा प्रिपरेशन जो भी आपने किया है, जो भी आपने एफर्ट लगाया, वो आपको सिर्फ यहाँ पे 120 मिनट में 2 घंटे में परफॉर्म करना होता है। और इस 2 घंटे ही आपको डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसीलिए पेपर को अटेम्प्ट करना की जो सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो अगर आप अपनाते हैं, उससे आप अगर परफॉर्म कर पाते हैं सही तरीके से, जिसमें जिसमें से आपका यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट हो गया, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट हो गया, सेक्शनल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, फिर आपके किस क्वेश्चन को करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, और इंटरफेस रिलेटेड जो इशू आती है आरबी के एग्जाम में जहाँ पे बाइलिंगुअल एग्जाम होते हैं, वो सब चीज़ अगर सही से कर पाते हैं तो फिर आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा, आप क्वालिफाई करेंगे और फिर आप जॉब ले पाएंगे। तो इन सब चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जान सकते हैं मुझे, मेरा नाम विपुल है और मैंने यहाँ पे बैंक के कुछ इस तरीके से एग्ज़ाम यहाँ पे क्रैक किए हैं, जिसमें से आप यहाँ पे मेरे कुछ स्कोर आप दे सकते हैं। आईपीएस पीओ में मेरे जो स्कोर रहे हैं वो ऑल इंडिया में टॉप स्कोर रहे हैं 37.5 एंड 41.25। आरबीपीओ में मेरा जो मेंस में स्कोर रहा है यहाँ पे 37.18 मेरा स्कोर रहा है। बाकी स्कोर कार्ड चैनल पे अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले 5-10 मिनट में मैं आपको सारी समझा दूंगा कैसे कैसे करना है, एक गाइडलाइंस प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम में। और ये कुछ प्लेलिस्ट है, कंप्लीट क्वांट की प्लेलिस्ट से आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अपने बैंक एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। प्रीलिम से लेके मेंस तक हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और मैं अनअकैडमी पढ़ा रहा हूँ जहाँ पे मेरी डेली 2 क्लासेस होती है, एक होती है मेंस की क्लास और एक होती है अर्थमेटिक की क्लास। डेली आएँ, क्लास करें, और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कंटेंट डिलीवर किए हैं, आके मुझे यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा। और कोई भी कोर्स परचेज करना हो, प्लस लेना हो, आइकॉनिक लेना हो, इस कोड का यूज कीजिएगा, आपको वहाँ मिल जाएगी मैक्सिमम डिस्काउंट। अब बात करते हैं यहाँ पे पेपर का पैटर्न जो होता है, जहाँ पे क्वांट रीजनिंग्स के आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आते हैं 1.25 मार्क्स के। 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपके क्वांट रीजनिंग से आते हैं। और फिर यहाँ पे इंग्लिश, जीए और जो भी लैंग्वेज है, लैंग्वेज, जीए और कंप्यूटर से आपके मिला करके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कंप्यूटर का सबसे कम होता है, यहाँ पे 20 मार्क्स का होता है, और बाकी दोनों यहाँ पे 40 मार्क्स के होते हैं। अगर आप देखेंगे आपको ये समझ में आएगा, क्वांट रीजनिंग का जो पेपर का वेटेज है वो 50% वेटेज है। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन भी हम उस हिसाब से करेंगे, 50% के हिसाब से करेंगे जितना यहाँ पे वेटेज है। ठीक है। और सभी में यहाँ पे आपको कंपोजिट टाइम मिलता है, टाइम आपको खुद से डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, और हर एक सेक्शन के लिए सेक्शनल कट ऑफ होती है, उससे आपको क्वालिफाई करना होगा। नहीं कर पाएंगे तो आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लें, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है, हर एक सेक्शन में इतना अटेम्प्ट कम से कम करना है कि आप कम से कम कट ऑफ जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाए। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट, किस तरीके से किस सेक्शन को पहले करें, किस सेक्शन को बाद में करें। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 ऑर्डर लिख रखे हैं, जो कि इसमें से एक ऑर्डर मेरा खुद का है, जैसे मैंने अटेम्प्ट किए थे, जैसे मैंने स्कोर किए थे। लास्ट टाइम आपने देखा होगा यहाँ पे मेंशन है 27 मार्क्स एवं मैंने यहाँ पे स्कोर किए थे। वो मेरा अटेम्प्ट का जो ऑर्डर था वो भी यहाँ पे है। और एक और ऑर्डर है जो कि काफ़ी टॉपर्स लोग यूज करते हैं, काफ़ी मेरे फ्रेंड्स, काफ़ी टॉपर्स लोग यूज करते हैं, वो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। जानते हैं दोनों के बारे में बारी बारी से। नंबर 1 ये मेरा खुद का ऑर्डर है, ये मेरा है। ठीक है। मैं कैसे करता हूँ, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ क्वांट रीजनिंग से। मैं करता हूँ क्वांट से, आप चाहें तो रीजनिंग से कर सकते हैं। मतलब जिसका वेटेज ज़्यादा है, जिसपे आपको आपका स्कोरिंग सेक्शन है क्वांट रीजनिंग, उससे हम पेपर की शुरुआत करेंगे। और पेपर को यहाँ पे इस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, पहले क्वांट करेंगे, फिर रीजनिंग करेंगे, फिर लैंग्वेज जो भी आपका होगा वो लैंग्वेज करेंगे, उसके बाद जीए एंड लास्ट में कंप्यूटर। ये मेरा ऑर्डर रहा है। मेरा मानना ये है कि जब जो जिसमें आप अच्छे हैं, लाइक रीजनिंग या क्वांट में, उससे अगर पहले करते हैं तो अपने फ्रेश माइंड से उससे अच्छा अपना बेस्ट दे पाएंगे। और
अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कम टाइम में कर पाएंगे। और लास्ट में क्या होता है, फिर बीच में रखते हैं लैंग्वेज को, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपका है उससे अटेम्प्ट करें। उसके बाद लास्ट में जीए और फिर इसमें क्या होता है ना कि लास्ट में आपके पास अगर 10 सेकंड समय भी है या फिर 1 मिनट समय भी है, उसमें आप क्वांट लास्ट में कर रहे होंगे तो वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना अर्थमेटिक कर पाएंगे क्योंकि अर्थमेटिक भी बड़े आते हैं, ना कोई डीआई कर पाएंगे, ना कोई पजल सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर लास्ट में आपके पास 2 मिनट 5 मिनट समय भी होगा तो कंप्यूटर और जीए में आप वहाँ पे 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है। और लास्ट में टाइम जब रेड हो जाता है तो फिर हमारा माइंड जो है सही से काम नहीं कर पाता और पजल्स और डीआई वगैरह वहाँ पे सॉल्व नहीं हो पाती हमसे, वो एग्ज़ाम का प्रेशर ज़्यादा बन जाता है। लेकिन उस जगह पे आप जीए कर रहे होंगे, कंप्यूटर कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप लास्ट के टाइम में भी आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। 1 मिनट में आप 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं। तो ये मेरा अटेम्प्ट है, ये मेरा मानना है, मैं ऐसे करते आ रहा हूँ, आप भी इन चीज़ों को इस तरीके से फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड, ये काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, काफ़ी सिलेक्टेड लोग यूज़ किए हैं इसे। वो क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जीए करेंगे, फिर कंप्यूटर करेंगे, फिर लैंग्वेज, और लास्ट में इन सब चीज़ को कंप्लीट करने के बाद फिर वो लास्ट में जो टाइम बचता है उसमें रीजनिंग और क्वांट को अपने अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। इसका फ़ायदा भी अलग है। इसका फ़ायदा ये है कि एक माइंड में ये श्योरिटी होती है कि मैंने जीए और कंप्यूटर जो जो भी मुझे आता था वो मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, लैंग्वेज मैंने कर लिया है, अब मुझे रीजनिंग और क्वांट अच्छे से आता है। जो भी समय बचा हुआ है उसमें हम आराम से इसको मैनेज करके आराम से करेंगे, मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये भी सही है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों को मैंने बता दिया आपको, मेरी चॉइस ये है, आपकी चॉइस है, उससे आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। आपके अंदर मेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, 2-3 क्वालिटी आपको होनी चाहिए। फर्स्ट वन, एक पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि हड़बड़ में कर रहे हैं और क्वेश्चन को फिर जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, जो करने लायक क्वेश्चन उसको देख के आप डर गए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, और फ्लेक्सिबल रहेंगे हमेशा। फ्लेक्सिबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं कह दूं या कोई भी कह दे, आप खुद सोच के जा रहे हैं एग्जाम में कि आपको इस सेक्शन में इतना क्वेश्चन करना है और वो सेक्शन आपका टफ आ गया, फिर आप उसमें टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं, आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आप सेक्शन के बीच में स्विच कर सके, क्वेश्चन को स्किप करने की भी टेंडेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। ये मेंस एग्जाम में आपको बहुत काम आएगी। ये कुछ आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। इन चीज़ों का बिल्कुल, और अपने ईगो को बिल्कुल एग्ज़ाम सेंटर से बाहर रख के जाएंगे, जिसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। आपको क्वेश्चन आता है, आपसे हो रहा है आप करेंगे, नहीं हो रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की। टाइम डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों तरीका जो भी यहाँ मैंने बताया आपको, प्रायोरिटी आप दो दो ऑर्डर जो यहाँ पे लिखे हैं दोनों के बारे में, यहाँ पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही होगा। अगर आप क्वांट रीजनिंग शुरुआत करते हैं तो स्टार्टिंग के आप क्वांट रीजनिंग को 60-70 मिनट आपको टाइम देना है, ठीक है। अब इस टाइम को आप 2 पार्ट में दे सकते हैं। तो 2 पार्ट में कैसे देंगे आप? सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो हमेशा कोशिश करें कि 20-20 मिनट का समय का एलोकेशन करें। 20 मिनट फॉर क्वांटिटी, जो भी जिससे आप शुरुआत कर रहे हैं, 20 मिनट एंड 20 मिनट। इससे क्या होगा आपका कि स्टार्टिंग में 20 मिनट में आप वो क्वेश्चन करेंगे जो कि बिल्कुल डोएबल होंगे, जो आपको अच्छे से करने आते हैं, और इसमें आपको फंसना नहीं, आपको तेज़ी से करते जाना है। क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, लग रहा है कि क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, उसे आप स्किप करके आगे बढ़ें। इस तरीके से आपको स्टार्टिंग के 40 मिनट करना है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 40 मिनट हो गया, हमें यहाँ पे क्वांट रीजनिंग को टोटल 60 से 70 मिनट का समय देना है। अब आपके पास टाइम जो बच जाएगा उसे आप बाद में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाएंगे लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज को आपको वन गो में करना है, पूरा 25 मिनट आपको देना है, 25 मिनट में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद जीए में आप 40 क्वेश्चन होते हैं, पढ़ने में समय लगता है, यहाँ पे आपको 15 मिनट का समय लगभग लग जाएगा। और कंप्यूटर में आपको भी यहाँ पे 10 मिनट का समय लगभग लग जाएगा, 40 क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बाद में जो यहाँ पे आपके पास क्वांट का समय रह गया था, यहाँ पे 40 मिनट आपने यूज़ किया था, और बाकी जो आपके पास समय रह गए 20-30 मिनट, उसे आप फिर बाद में यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप यहाँ पे क्वांट रीजनिंग को देख चुके होंगे पूरा पेपर, आपको पता होगा कि आपने क्वांट में क्या छोड़ा है, रीजनिंग में क्या छोड़ा है, और उन दोनों में आप अच्छे हैं तो उन दोनों में आपको ये पता होगा कि अब जो बचा हुआ क्वेश्चन मेरे पास है उसमें से हम किस क्वेश्चन को हम जल्दी कर सकते हैं और एफिशिएंटली कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप बाद में जा करके बचे हुए हाफ एन आवर में उसे आप यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से पूरा आपका यहाँ पे चलेगा। सेम चीज़ यहाँ भी है, बस इसमें ऑर्डर का ऊपर नीचे इसको आप खुद से अपना एडजस्ट कर सकते हैं।
लेकिन हमेशा आपको फ्लेक्सिबल रहना है। आगे बात करेंगे हम लोग हर सेक्शन के बारे में, कैसे कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। बात करते हैं जी और कंप्यूटर की। यहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा होगा आप अटेम्प्ट करेंगे, और नहीं आ रहा होगा अटेम्प्ट नहीं करेंगे। बस यहाँ पे आपको कोई भी गेस वर्क नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप कम से कम क्वेश्चन भी कर रहे हैं, अगर हो सकता है आपके सेक्शन, आपका जो पेपर हो उसमें आपके जीए में 10 क्वेश्चन ही हो, 12 क्वेश्चन ही हो, 15 क्वेश्चन ही हो, फिर भी आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको आ रहे हो, जिनका आंसर आपको 100% श्योर हो, आपको पता हो। गेस वर्क नहीं करना है, उससे आपका नेगेटिव हो जाएगा और सेक्शनल एग्जाम क्लियर नहीं होगा। सेम चीज़ कंप्यूटर में फॉलो करेंगे, और किसी एक क्वेश्चन पे आपको बहुत टाइम नहीं देना है। आपको लग रहा होगा कि ये मैंने पढ़ा है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा, फिर आपको याद वो नहीं आएगा। उस पर अगर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको स्किप करके आगे बढ़ना है। ये दोनों चीज़ आप कंप्यूटर जीए के लिए दोनों चीज़ में इसको फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आपको हिंदी हो या इंग्लिश हो, वहाँ पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, पैराजम्बल आते हैं, इरिटेक्शन, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आपके आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड पैराजम्बल, इन दोनों को आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। पहले क्या करेंगे अटेम्प्ट, इरिटेक्शन क्वेश्चन हो गए, फिर आपके वर्ड सर्वे क्वेश्चन हो गए, इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन, फ्री रिप्लेसमेंट, या फिर ऐसा कुछ भी है, लाइक क्लोज टेस्ट हो गया, लाइक फिर और जो क्वेश्चन आते हैं फिलर्स के क्वेश्चन आते हैं, सिंगल फिलर, डबल फिलर, मैच द कॉलम, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, कनेक्टर्स, उन सब चीज़ों को आप पहले अटेम्प्ट करेंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाद में, पैराजम्बल बाद में। कई बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको यहाँ पे 2-3 आपको देखने को मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि देखने लगता है आसान है, जब पढ़ते हैं क्वेश्चन करने बैठते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए इन चीज़ों को लास्ट में करें, जिससे आप इतना श्योर रहेंगे कम से कम कि आपने बाकी क्वेश्चन कर लिया है और आप सेक्शनल कट ऑफ आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। और पैराजम्बल लास्ट में इसलिए क्योंकि पैराजम्बल का भी सेम कंडीशन होता है, यहाँ भी वही सेम चीज़ आती है, जहाँ पे आप कई कई बार फंस जाते हैं, आप अपने डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लास्ट में रखेंगे तो आपको इससे दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बताया मैंने आपको, टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बता रखा है उससे आप फॉलो करेंगे रिजिड होकर के। थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, 5-10 मिनट ऊपर नीचे आप आराम से आप वो खुद से एडजस्ट करके मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कब ब्रेक लगाना है, कब रुकना है, कब सेक्शन को स्विच करना है, ये आपको बिल्कुल करना होगा। 4-5-10 मिनट, 5 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट आप ऊपर नीचे करते हैं, उसके अलावा आपको नहीं करना है। तो इंग्लिश हिंदी का लैंग्वेज का सिस्टम कुछ ऐसे चलेगा आपका, इस तरीके से आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या होगा, क्वेश्चंस कुछ इस तरीके आते हैं, डीएस के क्वेश्चन आते हैं, पजल्स, मिसलेनियस क्वेश्चन, क्रिटिकल रीजनिंग। तो कोशिश करना आपको कि अगर आपको स्टार्टिंग में या फिर खोजने पे आपको मिल जाए मिसलेनियस क्वेश्चन, उससे आपको पहले करना है। मिसलेनियस क्वेश्चन आपके आ गए हैं, कोडेड साइलॉग, कोडेड इनपुट आउटपुट, कोडेड जो भी होते हैं, कोडेड डायरेक्शन सेंस, कोडेड इनइक्वालिटी, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, या फिर रेगुलेशन क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट क्वेश्चन, उन सब क्वेश्चन को आप पहले करेंगे। उसके बाद आप पजल्स और क्रिटिकल रीजनिंग में, देखो यहाँ पे क्या है ना, आरआरबी का पेपर में जो ट्रेंड चलते आ रहा है, आप यहाँ पे पेपर में जो पजल्स आती है, काफ़ी पजल्स आपकी डुएबल होती है, एक दो को छोड़ करके एक दो आपको मिलेगी जो कि टाइम टेकिंग होगी, लेंदी होगी, बाकी आपके डुएबल होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप मैक्सिमम पजल यहाँ पे कर पाएंगे, एक दो को छोड़ करके अपने गिवन टाइम फ्रेम में। तो आप पजल्स को पहले अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद डीएस का में क्या होता है ना कि अगर दो इसमें आ रहे दोनों आपको सॉल्व करना पड़ता है, तो आप एक क्वेश्चन में करीब दो दो पजल सॉल्व कर रहे होते हैं, तो फिर यहाँ पर टाइम लग जाता है। इसके जगह पे आप क्रिटिकल रीजनिंग कर सकते हैं, अगर इससे आप अच्छे से पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, क्रिटिकल रीजनिंग को आप यहाँ पे प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। और डीएस क्वेश्चन देख करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप वो काम करेंगे। पजल का सिलेक्शन भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो पजल बहुत लेंदी लगे, जिसकी प्रैक्टिस आप पहले से ज़्यादा किए हैं, वो वैसे पजल आप आराम से कर पाएंगे। और जब आप पजल को पढ़ेंगे तो आपको वो चीज़ फील आएगा कि ये पजल यहाँ पे किया जा सकता है, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी तो ये चीज़ आपको समझ में आ पाएगा। तो वैसे पजल को चूज करके आप वहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। और लेट से अगर आप कोई पजल को शुरू किए करना, जितने भी पॉसिबल केस हैं वो सारे पॉसिबल केस को आप ले करके करेंगे। ऐसा नहीं कि आप 2 केस ले लिए, एक केस और बस वो छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। आपको सारे पॉसिबल केस जो हैं उसे आपको ले करके करना है, और बार बार पजल को अटेम्प्ट नहीं करना। आपने एक बार किया, हो गया तो बढ़िया, नहीं हो रहा है तो आप दूसरे पजल को ट्राई कर लें, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। मिसलिन्स आपको एक भी नहीं छोड़ना है, ये सारा काम करना है। फिर पहले उसको मैं बता दिया आपको, फिर उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग अगर आपने पढ़ा है इसे अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद आप डीएस पे आ जाएंगे। इस तरीके से आप रखेंगे, और अगर कुछ भी पेपर में लेवल में ऊपर नीचे होता है उसको आप यहाँ पे खुद से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। फ्लेक्सिबल रहना है हमेशा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांट सेक्शन।
क्वांट में आपके पास 40 क्वेश्चंस होंगे, जहाँ पे क्वेश्चंस का इस तरीके से मिल के आएगा। कुछ आपके क्वेश्चन मिसलिनियस में जहाँ पे नंबर सीरीज अलजेब्रा के क्वेश्चन आते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिलियन इक्वेशन क्वेश्चन आते हैं, या फिर सिंपल आपके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपेयर करना होता है। नंबर सिस्टम में क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम, कुछ नंबर्स का पावर, ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन में, सिंप्लीफिकेशन। ये सब क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आप पहले अटेम्प्ट करें, कोशिश करें कि पहले अटेम्प्ट करने की, जिससे आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा और बाकी चीज़ आप फिर आराम से कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं इन चीज़ों को खोजने के चक्कर में आपको टाइम बर्बाद करना है, ऐसा भी नहीं करना है। अगर आसानी से मिल जा रहे हैं तो आप इसे पहले कर लें। उसके बाद आप देखें डी आई और अर्थमेटिक का आपके पास यहाँ बचेगा। डी आई में आपकी याद रखें हमेशा, डी आई में आपको 3 डी आई 4 डी आई देखने को मिलेगी, जिसमें से एक डी आई जो होगी याद रखिएगा वो बिल्कुल कैलकुलेटिव आएगी। कैलकुलेटिव आएगी जिसमें हो सकता है वो काफ़ी सिंपल हो, पाई चार्ट हो, डबल पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, जो कि काफ़ी आपको अट्रैक्ट करती है, आपको बोलेगी आओ मुझे करो, वैसी डी मिलेगी। वो काफ़ी कैलकुलेटिव हो सकती है, वो काफ़ी उसमें आपको कुछ ट्रिकी क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो वो आपको बोलेगी आके करने के लिए। लेकिन वैसे डी को आप छोड़ करके बाकी डी को करें, जिसमें लॉजिकल डी होगी, थोड़ा सा लॉजिक होगा। जैसे मैंने करवाए हैं डी अनअकैडमी पे, यूट्यूब पे मैंने बहुत डी करवाई है। उन सब डी को आप करेंगे तो थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा और आप वहाँ पे अधिक क्वेश्चन कर पाएंगे। अर्थमेटिक डी भी कई बार आती है जो कि नॉर्मल सी होती है। कैसलेट में आपको कभी कोई मिल जाएगी, कोई न्यू टाइप की डी न्यू टाइप की डी अगर मिले आपको तो इसे बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि वो डी जो होगी काफ़ी डुएबल होगी। और अगर बस आपको उन चीज़ों को पढ़ के समझना होगा, अगर पढ़ के समझने की कैपेसिटी आपके अंदर है, आप करते आ रहे हैं, तो जरूर से ट्राई कीजिएगा। न्यू टाइप की डी ज़्यादा करेक्शन नहीं होगी, आपको आराम से हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। वेन डायग्राम मैंने आज ही कल में करवाए हैं, उसे आप देख सकते हैं। तो वेन डायग्राम वाली डी भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से अपने डी को भी आप इस तरीके से प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। जो डी जनरली क्या होती है ना, आप लास्ट में देखा होगा, पाई चार्ट आई थी, बहुत कैलकुलेटिव थी, सही बच्चे करने बैठे लेकिन किसी से हुआ नहीं, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है उसमें। तो इस बातों का ध्यान रखेंगे, इस तरीके से अपने डी को प्रायोरिटाइज करेंगे, डी का सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अर्थमेटिक के ऊपर। अर्थमेटिक में आपको डीएस Q1 Q2 फिलर्स वाले क्वेश्चन, ऑप्शन डिफाइड क्वेश्चन और वर्ड प्रॉब्लम्स के नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको यहाँ पे डी में आपको 3-4 डी मिलेगी, जहाँ पे आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ से आएंगे, और 7-8 क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, 7-8-10 क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बाकी क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक वगैरह का मिलेगी 30-10-40-10 क्वेश्चन के आसपास, 10 से 15 क्वेश्चन के आसपास, 15 क्वेश्चन के आसपास आपको अर्थमेटिक के मिलेगी, जिसमें डीएस Q1 Q2 ये सारे क्वेश्चन होंगे। अब ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। वेरिएबल देख डरना नहीं है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई है, अगर आपने किया होगा फिर आप वहाँ पे वेरिएबल वाले क्वेश्चन, ऑप्शन डिफाइड वाले क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। बट डरना नहीं है, आपको पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है। अगर 10 सेकंड किसी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लग रहा है, आप सही कर पा रहे हैं तो वो काम करेंगे। ऐसा नहीं हड़बड़ में आप किसी क्वेश्चन में गलत मार्क करके आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं करना। अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे आपको ये बात का ध्यान रखना है, रीजनिंग और क्वांट में आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, आप यहाँ पे मैक्सिमम समय देंगे। और मैं बताऊँ, अगर रीजनिंग में देखा जाए तो प्रीवियस एग्जाम के ट्रेंड्स को देखकर मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 27 से 30 क्वेश्चन लोग आराम से कर पाते हैं। 27-30 क्वेश्चन नॉर्मल केस में आराम से कर पाते हैं, पेपर के ऊपर नीचे हो गया फिर अलग हो जाएगा केस। और यहाँ पे लोग 34-35 क्वेश्चन भी आराम से करते हैं। तो पजल्स भी डुएबल आती है, आप भी यहाँ पे कर सकते हैं अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रेंथ है तो। क्वांट की बात भी कर ले, क्वांट में भी आपके 15-20 क्वेश्चन तो नॉर्मल आराम से लोग कर लेते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन में। अगर आप क्वांट में अच्छे हैं, प्रैक्टिस अच्छी की है आपने, आप आराम से यहाँ पे 25 प्लस भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड करेगा पेपर के लेवल के ऊपर, लेवल कैसा आ रहा है, क्योंकि लेवल में जो भी डिफरेंस आता है ना, वो हमेशा आपका क्वांट रीजनिंग में ही आता है। इंग्लिश और जीए तो है ही, वो जीए का सक्सेस आपको पता ही है, जीए कैसा आता है, तो जीए को छोड़ ही दीजिए। बाकी चीज़ जो है, इंग्लिश और लैंग्वेज के पेपर हमेशा सिमिलर सा ही आता है, ज़्यादा ऊपर नीचे होता नहीं है। ऊपर नीचे जो होता है वो क्वांट रीजनिंग में ही होता है। यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, सिलेक्शन क्वेश्चन का अच्छे से करना है, डरना नहीं चीज़ों को देख करके। जो चीज़ ज़्यादा करेक्ट लगे उससे आपको छोड़ना है, बाकी चीज़ को आपको करना है। इस तरीके से पूरा आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे, इस तरीके पेपर को अटैम्प्ट करेंगे। मैंने सारी चीज़ आपको बता दी, अगर कोई भी डाउट्स आपका है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। और इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा इंटरफेस के बारे में। इंटरफेस काफ़ी इशू आएंगी आपको, क्योंकि यहाँ पे 2 लैंग्वेज आपके बाइलिंगुअल पेपर आएंगे, हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज आपको पेपर देखने को मिलेगा। हर एक ऑप्शन आपको यहाँ पे 2-2 बार दिखाई देंगे, और कुछ ऑप्शन आपके
ऊपर में दिख रहे होंगे, 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे स्क्रीन के ऊपर, बाकी 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन आपके नीचे में छुपे हुए होंगे, आपको यहाँ पे स्क्रॉल बार पे स्क्रॉल कर करके करना होगा। इधर आपकी DI आएगी, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे, फिर आपको यहाँ भी स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ भी स्क्रॉल करना पड़ेगा, हर जगह आपको स्क्रॉल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। इससे बचने के लिए बता दूँ आपको, यहाँ पे एक बटन लगा होता है, इस तरीके से एरो का बटन होता है यहाँ पे भी और नीचे में भी। इसका आप यूज़ करेंगे, स्क्रॉल बार को यूज़ करने की जगह आप इस बटन का यूज़, इस पे आप क्लिक करेंगे, आप पहुँच जाएंगे बॉटम मोस्ट ऑप्शन पे। जैसे इस पे अप एरो पे क्लिक करेंगे, आप पहुँच जाएंगे टॉप मोस्ट ऑप्शन पे। इसका यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, स्क्रॉल करने में टाइम ज़्यादा लगता है, वो टाइम आप यहाँ पे सेव कर पाएंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन पैलेट होता है, इसको भी आप ऑफ कर देंगे। अगर आप कोई DI कर रहे हैं, RC कर रहे हैं, पजल सॉल्व कर रहे हैं, दिक्कत आ रही है, इस पैलेट को आप बंद कर दें। इससे क्या होगा, स्क्रीन थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, फिर आपको जो चीज़ें थोड़ी सी हाइड हो रही होंगी वो आपको दिख पाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पे इंटरफेस को थोड़ा सा टैकल कर सकते हैं। और एक और चीज़, जब आप सेव नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा सा 1 मिली सेकेंड का, 1 सेकेंड का वहाँ पे गैप आता है। मॉक में जैसा होता है वैसा आपको एग्जाम में नहीं होता। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। अगर आप GA कर रहे हैं अटैम्प्ट या फिर कंप्यूटर में कर रहे हैं, आप ये सोच जाएंगे 5 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। वहाँ पे स्किप करने में भी आपको टाइम लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन को ऊपर नीचे स्किप नहीं करेंगे, 1 पे क्लिक कर रहे हैं, फिर 5 पे कर रहे हैं, फिर 4 पे कर रहे हैं, ये काम भी नहीं कि इसमें टाइम आपका बहुत वेस्ट होगा। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इंटरफेस इशू जो है वो तो है ही, इसे आप टैकल कर सकते हैं इस तरीके से, मैंने बता दिया। और जो इशूज है वो सबके लिए, आसानी सिर्फ आपके लिए है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। तो बस यही सारी चीज़ें थी। आई थिंक आपको ये सब चीज़ें मैंने बता दी, और कोई डाउट्स हो आप मुझसे लिख के पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छी नींद लीजिए, टाइम से सोइए, रिलैक्स कीजिए, माइंड को फ्रेश रखिए। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छा होगा और आप नेक्स्ट ऑफिसर बन पाएंगे। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पेज से फॉलो कर सकते हैं आप अपने क्वांट की प्रिपरेशन के लिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें, इस चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।